माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस किसको बोलते हैं? एलर्जिक मतलब होता है ओवर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी, और राइनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन नोज, यानी किसी भी सब्सटेंस से मेरा नोज अगर हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ओवर रिएक्शन करता है, इसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। इसी को हम लोग बोलते हैं नेजल एलर्जी बोलते हैं, यानी नाक का एलर्जी। अगला इसी को हम लोग हे फीवर भी बोलते हैं, हे फीवर, तीनों बोलते हैं इसको हम लोग। अब बात करते हैं कि होता क्या है ये एलर्जी राइनाइटिस। देखिए डिफिनेशन क्या बोलता है कि द एनी सब्सटेंस एनी हैव 10 पार्टिकल्स exposed in nose, then over sensitivity develop with inflammation develop in nose known as allergic rhinitis। अब बात करते हैं इसका होता क्यों है ये एलर्जिक राइनाइटिस का मेन रीजन क्या है, किस वजह से यह एलर्जी होता है और किस वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप करता है। सबसे पहला इसके होने का मेन रीजन यह है कि किसी भी सब्सटेंस का आईजीई एक तरह का एंटीबॉडी है। यह एंटीबॉडी, जैसा कि आपको मालूम होगा एंटीबॉडी के बारे में, 5 वेराइटीज के एंटीबॉडी बनते हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बनता है, उसको मारने के लिए उसके अगेंस्ट बनता है। उसके बाद जो आईजीई होता है यह हेप्टेन पार्टिकल से बनता है। हेप्टेन पार्टिकल मतलब कि जो नॉन लिविंग सब्सटेंस, उससे यह बनता है एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी। और आईजीई एंटीबॉडी किसी भी सब्सटेंस का बन सकता है एंटीबॉडी, जो मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है वो किसी का भी बन सकता है वो। तो मेन कारण क्या होते हैं इसका, आईजीई एंटीबॉडी। अब आईजी एंटीबॉडी क्या होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस हम हमारे नोज में इंटर करता है, जैसे कोई पोलन है, कोई परफ्यूम है, किसी भी तरह का, कोई कॉस्मेटिक, कुछ भी ऐसा, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुछ भी, तो अगर मान लीजिए कोई पॉलन या कोई सब्सटेंस इंटर करता है, तो मान लीजिए नेजल म्यूकोसा लेयर, नाक का म्यूकस लेयर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो इस कुछ दिनों के बाद इसी म्यूकोसा लेयर में यहाँ पर आईजीई एंटीबॉडी बन जाता है, और यह एंटीबॉडी जो होता है यह मास्ट सेल पे अटैच कर जाता है। ये मास्ट सेल पर क्या होता है, यह एंटीबॉडी अटैच कर जाता है। जैसे मास्ट सेल ऐसे होते हैं, ये मास्ट सेल है और यहाँ एंटीबॉडी अटैच कर जाता है। मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस का एंटीबॉडी गया, कोई परफ्यूम का ही गया है एंटीबॉडी, यदि कोई परफ्यूम ही अगर बॉडी में गया है, तो कोई भी सब्सटेंस का, कोई पॉलन का भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना किसी मंथ में एलर्जी होता है, किसी सीजन में एलर्जी होता है, किसी प्लेस पे एलर्जी होता है, तो उसका कारण पॉलन होता है। तो उसके जाने की वजह से क्या होता है, उसका एंटीबॉडी बन जाता है। और वह एंटीबॉडी जब बन तो गया नोज में, अब क्या होता है, जब भी वह दोबारा वो सब्सटेंस इंटर करेगा, जब भी वह सब्सटेंस इंटर करेगा कोई भी सब्सटेंस, तो उस स्पेसिफिक सब्सटेंस से उसका एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा, और एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करेगा, और मास्ट सेल से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हिस्टामिन, यहाँ से हिस्टामिन निकल जाता है। और हिस्टामिन एक वेसोडाइलेटर सब्सटेंस है, वह क्या करता है कि नोज के ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, और डायलेट करने के वजह से यहाँ पर स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, पेन भी होगा, और यहाँ से डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएंगे। यही कंडीशन होता है एलर्जिक राइनाइटिस में। तो मेन काम क्या, मेन कौन होता है, आईजीई एंटीबॉडी किसी भी सब्सटेंस का। एग्जांपल मान लीजिए सपोज दैट कोई ऐसे परफ्यूम है जो कि आप नोज में आप इनहेल कर रहे हो, अगर बाय नोज एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करता है तो उसी का एंटीबॉडी बन जाता है, और जब जब बॉडी में जाएगा ना नोज में, तब तक एंटीबॉडी वहां पर रिएक्शन करेगा, मास सेलेक्टिवेट होगा, हिस्टामिन बनेगा, और इस तरह का वहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, तो इसमें कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई फूल का पॉलन हो सकता है, किसी फ्लावर का पॉलन हो सकता है, या फिर किसी तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई डस्ट हो सकता है, कोई स्मेलिंग सब्सटेंस हो सकता है, कोई स्मॉग हो सकता है, धुआं हो सकता है। यानी ये सब सब्सटेंस जो होता है ये सब एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिस पेशेंट में जैसे इस्नोफिल का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस्नोफिलिक पेशेंट में एलर्जिक राइनाइटिस होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। दूसरा जेनेटिक प्रॉब्लम्स, अगर बाय द वे उसके पेरेंट्स में अगर बाय द वे ऐसा होता है तब भी उसमें यह कंडीशन होने का चांस हो सकता है। थर्ड,
अगर इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन का बना हुआ है तब भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट, अगर जेनेटिक हुआ या फिर इस्नोफिल हुआ या फिर वर्म इन्फेस्टेशन, ये सब कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण यहाँ पर एलर्जिक राइटिस होने का टेंडेंसी होता है। अब बात करते हैं सिम्टम। सिम्टम में क्या होता है? सबसे पहला रनी नोज, यहाँ से क्या होता है ना कि नाक से पानी डिस्चार्ज होने लगेंगे। दूसरा, सेकेंड, स्नीजिंग। थर्ड, नेजल ब्लॉकेज, नोज जो है ना ब्लॉकेज होने लगेगी। डिफिकल्ट नोज ब्रीदिंग, नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट, रेडनेस ओवर नोज, नाक जो होता है ऊपर में स्वेल कर जाता है और प्लस रेड हो जाता है, रेड भी हो जाता है और प्लस स्वेल कर जाता है। नेक्स्ट, इचिंग इन नोज, नोज में इचिंग होने लगता है। नेक्स्ट, इचिंग इन आई, आंख से भी आंख में इचिंग होने लगता है। या फिर वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम आई, आंख से वाटर डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि इसका इफेक्ट नोज आंख में भी होने लगता है। प्लस रेडनेस इन आई। तो ये आपको मिलेंगे स्पेसिफिक सिम्टम है। और उसका कुछ सिम्टम क्या मिलेंगे, जैसे वीकनेस, हेडेक, फीवर, यह भी आपको एलर्जिक राइटिस में मिलता है। तो यह तो हो गया आपको सिम्टम। अब आते हैं साइन। एलर्जिक राइटिस किसी को है तो क्या देखने को मिल सकता है? तो उसका नोज में रेडनेस रहेगा, कंटिन्यू वाटर डिस्चार्ज रहेंगे, उसमें आई कंजेस्टेड होंगे, आई से भी वाटर डिस्चार्ज होंगे, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। यह आपको मिलेगा इसमें साइन। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। एलर्जिक राइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? सबसे पहला, एलर्जिक फेरिंजाइटिस, यानी इसका कॉम्प्लिकेशन नीचे की तरफ जा सकता है, एलर्जिक फेरिंजाइटिस। अगला, साइनोसाइटिस, यानी कि इसमें साइनस में भी इन्फ्लामेशन होने के चांस हो सकता है। नेक्स्ट, अगला, अगर बार बार ये इन्फ्लामेशन होने की वजह से मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी ओटाइटिस मीडिया, ये भी हो सकता है। अगला, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी कि उसको खांसी का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, कफ भी होने लगेंगे उसे। ये सब सिम्टम इसे मिलता है। और प्लस हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन भी इसको नोज में हो सकता है, और यह रिएक्शन बार बार होगा, रिकरेंट होगा। जब जब वह एजेंट एक्सपोज करेगा तब तब इसको एलर्जिक राइटिस होती है। जब जब पेशेंट ऐसा पेशेंट बोलता है कि जब हम उस प्लेस पे जाते हैं तब हमें यह सब प्रॉब्लम आ जाता है, तो प्लेस पे जाने से किसी तरह का स्मेल लेने के कारण बार बार इस तरह का कंडीशन होने से उसमें एलर्जिक राइटिस डेवलप करता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। हम कैसे पता लगाएंगे एलर्जिक राइटिस को? इसके लिए सबसे पहला है एलाइजा फॉर टोटल IgE। पहला जांच हम लोग करते हैं एलाइजा फॉर टोटल IgE। ऐसे लिखते हैं एलाइजा फॉर टोटल IgE। रिपोर्ट में क्या रहेगा? इसमें पॉजिटिव, यानी कि इसका अमाउंट बाहर रहेगा, IgE का जो लेवल होगा बाहर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जांच ये कर लेते हैं। नंबर 2, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, नॉर्मल भी रह सकता है और स्लाइट एलिवेशन हो सकते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है। DLC में क्या मिल सकता है? इस्नोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा, इस्नोफिलिया इसको मिल सकता है। तो जनरली इतना हम लोग जांच करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई जांच हम नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, RE ऑफ हिस्टूल करके देख सकते हैं, वर्म को लिए देख सकते हैं हम लोग। अब करते हैं बात होल मैनेजमेंट का। एलर्जिक राइटिस का पेशेंट है, हम लोग क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट? सबसे पहला, प्रॉपर यूज ऑफ नेजल मास्क। नेजल मास्क प्रॉपर बोलते हैं यूज करने के लिए। इससे क्या होगा कि डस्ट, स्मॉग या किसी तरह का प्रोडक्ट जो होता है वह नोज में नहीं जाएगा। वह पहला कंडीशन ये करते हैं। दूसरा, नेजल मास्क तो प्रॉपर जो यूज होता है। सेकंड क्या करते हैं? एंटी एलर्जिक ड्रग्स हम लोग चलाते हैं, जिससे कि वह एलर्जी कम से कम डेवलप हो। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं उसको। अगला, हाइजीन मेंटेन रखते हैं, और प्लस जिस चीज से एलर्जी हो उस चीज से अवॉइड करते हैं। अगर किसी को प्लेस में जाने से एलर्जी हो, उस जगह पे जाने के लिए अवॉइड करते हैं। अगर मान लीजिए मजबूरी अगर है सपोज जाना, तब वहाँ पर एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स ले करके पेशेंट को बोलते हैं जाने के लिए। तो क्योंकि अगर इसमें एक उपाय सबसे इम्पोर्टेंट है,
उस एक्सपोजर से बचना, क्योंकि एक्सपोजर से अगर नहीं बचेंगे तो फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके लिए होम्योपैथिक ड्रग्स। इसके लिए सबसे पहला हम लोग हिस्टामिनम, जो अच्छी दवा होती है, इसके मेन दवा होती है हिस्टामिनम, ये दवा हम लोग कंटिन्यू पेशेंट को देते हैं। नंबर 2 एलियम सेप्पा। एलियम सेप्पा बार बार इसमें रनिंग नोज होता है, तो इस पेशेंट को हम लोग कंटिन्यू 2 से 3 महीने चलाते हैं 30 पावर में, तो मरीज इसमें ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट दवा है आर्सेनिक ऑल्व। आर्सेनिक ऑल्व इसमें भी जो होता है ये कंटिन्यू इसको हम लोग 1 से 2 महीना तक मेडिसिन देते हैं रोज, इससे भी पेशेंट होता है ठीक हो जाता है। नेक्स्ट अगला है नेप्टाम्यूर। नेप्टाम्यूर ये भी चलाते हैं सब लोग। इसके बाद अगला है पोथोस मेडिसिन। पोथोस का मदर टिंचर हम लोग चलाते हैं। ये जो होता है इसमें इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और प्लस एलर्जी को कंट्रोल करता है ये। तो ये आपको होते हैं, ये सब मेडिसिन है जो कि हम लोग इसको चलाते हैं पेशेंट को। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज, जो मेडिसिन तो देते हैं लेकिन सबसे मेन है इसमें मैनेजमेंट करना, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो यह जो IgE एंटीबॉडी जो बना हुआ है, इसको यह बार बार जितना बार एक्सपोज हुआ है यहाँ पे सब्सटेंस, उतना बार यहाँ पर यह IgE एंटीबॉडी बनेगा और यह IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल पे बनते रहेंगे। मास्ट सेल ओवर रिएक्शन नहीं करे, इसके लिए हम लोग कुछ ड्रग्स हम लोग जो चलाते हैं। एक जो इसमें हम लोग अलग से हम लोग कॉस्टिकम भी इस पेशेंट को देते हैं, और इसके बाद एसिड नाइट्रिक ये भी हम लोग पेशेंट को देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मास्ट सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल कर देते हैं, ओवर रिएक्शन से बचा लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, एलर्जिक राइनाइटिस इसमें बढ़ सकता है। तो ये जो देख रहे थे ये था आपका एलर्जिक राइनाइटिस। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।